नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि लॉकडाउन के बाद शहर में अपराध बढ़ा है, मजदूरों की वापसी हुई है और लोगों का रोजगार छिना है। ऐसे में गांव में तो मनरेगा के तहत रोजगार मिला है, लेकिन शहरों में रोजगार की कमी की वजह से अपराध बढ़े हैं। इसके साथ ही नशे के खिलाफ चल रही लगातार कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने निवास में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री ने विभागीय अफसरों की बैठक ली, जिसमें ACS होम, DGP DM अवस्थी, IG इंटेलिजेंस के अलावा सभी रेंज के IG और SP शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि 1-2 जिलों में क्राइम बढ़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों को कार्य संस्कृति में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे का टाइम टेबल बनाकर काम करने और पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही प्रभारी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह पुलिस कर्मियों को दूसरे में लगा होना है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री को अच्छे से है। एक आध दो जिले हैं जहां पर कुछ क्राइम बढ़ा है। अमूमन बाकी सभी जिलों में क्राइम रेट घटा है, बढ़ा नहीं है। कुछ एक अलग अलग नेचर के क्राइम हैं, उसमें किसी में बढ़ोतरी आई है, किसी में कमी आई है। नशे के विषय में, सट्टा के विषय में उसको पुलिस विभाग लगभग हर जिले में नशे को, जुआ को फोकस करके काम कर ही रहा है। नशे के खिलाफ तो अभियान चल रहा है। मछलियों पर कब कार्रवाई होगी? बड़े मछली और छोटे मछली की बात नहीं है, जो नाम सामने आएगा सबके ऊपर कार्रवाई होगी। क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफ़ी मजदूर आए। कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपये हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए। 15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं और उसका भी कई परिणाम आ रहा है। ऐसा भी हम लोग अभी जो विश्लेषण करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यही एक कारण है। तो लॉकडाउन के दौरान अपराध बढ़े हैं, ये कहना गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। आज एक अहम बैठक उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर की, जिसमें सभी रैंक के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही उनका कहना कि मजदूरों की वापसी हुई है, गांव में तो रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन शहरों में रोजगार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक यही वजह नहीं है। वहीं इस मामले में पूर्व CM रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कि पुलिस को दूसरे काम में लगा दिया आपने। पुलिस को पुलिसिंग के लिए, पुलिस को दूसरे कामों के लिए, नक्सल मूवमेंट के लिए लगा है। पुलिस को यदि दूसरे काम में आप लगाओगे और उनका गलत उपयोग होगा, तो इस प्रकार से जो गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसका मूल कारण गृह मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कश्मीर में गुपकार समझौते को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी काम करती है। कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों के साथ है। वहीं अनुच्छेद 370 और 35A पर कांग्रेस राष्ट्र विरोधी साजिश कर रही है। रमन सिंह ने कहा कि गुपकार से कांग्रेस अलग नहीं है, वहीं इस गुपकार से कांग्रेस भी अलग नहीं है। रमन सिंह के इन आरोपों पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सत्ता लोभी भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP से हाथ मिलाया था। हर समय भाजपा के चरित्र में दोहरापन नजर आता है। कांग्रेस की सफाई आई, कांग्रेस का सफाई की गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, ये पूरी तरह से बेतुका है, तथ्य से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी। महबूबा के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई, वो आज मात्र सीट एडजस्टमेंट करने पर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। रमन सिंह जी पहले भाजपा की ओर झांक कर देखें, जिस भाजपा ने लगातार अपने चरित्र में दोहरापन दिखाया है।
इधर लव जिहाद के मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को लव जिहाद का डेफिनेशन नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि परिवारों की सहमति और दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन कर शादी करने में अंतर है। रमन सिंह ने यह भी कहा कि अभी के समय में लव जिहाद कानून की आवश्यकता है। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे वाले एक बयान को याद दिलाते हुए रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसान 1 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन सिंहदेव इस्तीफा देंगे या धान खरीदी की चौथी किश्त मिलेगी। रमन के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर भाजपा नफरत फैलाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लव जिहाद की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, यदि कोई कंसेंट से कहीं शादी होती है, परिवार में सम्मान के साथ सम्मिलित होते हैं, उन परिवारों का स्वागत होता है। सांप्रदायिक भाव को लेकर जिस प्रकार दबाव बना के उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी के बच्चों ने भी अंतर धर्म विवाह किया है और ऐसी स्थिति में देश को सीख देने के पहले भाजपा नेताओं को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में विधायक के पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाने और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के एसपी के काम पर असंतोष जाहिर करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो जनता को इस सरकार से कितनी उम्मीद पूरी होगी, ये समझा जा सकता है। वहीं सूरजपुर जिले के भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के 2 साल के कामकाज पर कि सरकार जिन घोषणाओं के आधार पर सरकार में आई है उनमें किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। वहीं विष्णुदेव साय ने सरकार से किसानों को धान का एक मुश्त पैसा भुगतान करने की मांग भी की। कोंडागांव में पीसीसी के चेयरमैन मोहन मरकाम जी मीडिया में बोले थे कि यहाँ का इसकी भ्रष्ट है, तो इससे और क्या प्रमाण हो सकता है कि कांग्रेस का स्वयं पीसीसी अध्यक्ष बोलता है, उनका एमएलए बोलता है। इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सांसद रामविचार नेताम ने एक पत्र लिखा है। बता दें कि संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को इन्होंने एक पत्र लिखा है। रामानुजगंज में दूरसंचार के कमजोर नेटवर्क को लेकर यह पत्र लिखा गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के वक्त में पढ़ाई का एकमात्र जो माध्यम है वो ऑनलाइन मोड पर ही है और इसे लेकर सांसद रामविचार नेताम ने संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में रामानुजगंज में दूरसंचार के कमजोर नेटवर्क का जिक्र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को किस तरह से नेटवर्क की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। तो सांसद रामविचार नेताम ने एक पत्र। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, सांसद ने पत्र लिखा है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, नेटवर्क को लेकर संचार मंत्री को। जी, राज्यसभा सांसद जो है रामविचार नेताम केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा और उन्होंने जानकारी दी है कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज इलाके में बीएसएनएल और दूर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनका नेटवर्क काफी खराब है और इसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन बच्चों की, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, स्कूलें बंद है, तो बच्चों को केवल ऑनलाइन पढ़ाई पे ही वो निर्भर है। तो नेटवर्क खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ व्यापार जो है, ऑनलाइन का व्यापार जो है, व्यापारी जो है वो भी इससे काफी त्रस्त हैं और उन्होंने संचार मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इसकी व्यवस्था जो नेटवर्किंग की जो समस्या है उसको दुरुस्त कराएं। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस संबंध में उन्होंने टेलीफोन कंपनियों के बीएसएनएल के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, इस परेशानी से अवगत कराया, मगर कोई ध्यान वहां पर नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण जो ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे उनको तकलीफ हो रही है, व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, सामान्य लोगों को तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने अनुरोध किया है कि व्यवस्था को दुरुस्त कराएं ताकि जो रामानुजगंज और आसपास के इलाके के लोग
खराब नेटवर्किंग के कारण परेशान है, समस्या जो झेल रहे हैं उससे निजात मिले। निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर ही है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो अगर नेटवर्क नहीं हो तो निश्चित तौर पर काफी बाधित हो जाती है, क्योंकि ये अगर आज के समय में कहा जाए तो ये बेसिक नीड में आ गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि नेटवर्क सही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही सब वजह है कि रामविचार नेताम लगातार जो है अफसरों से, बीएसएनएल के अफसरों से, टेलीफोन विभाग के अफसरों से, दूरसंचार विभाग के अफसरों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मगर उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि अधिकारी जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार जो है उनकी बातें हो रही मगर इस प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा और समस्याएं जो है लगातार बढ़ती जा रही। तो उन्होंने अब केंद्रीय संचार मंत्री से आग्रह किया है कि वे जो है इस मामले में हस्तक्षेप करें और व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि जो छात्र जो है, बच्चे जो है, वो इनकी समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात मिल सके। बिल्कुल राजेश, तो देखना होगा कि केंद्र से कब तक जवाब आता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बच्चों के फाइनल एग्जाम्स की डेट्स भी आ जाएंगे। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। बढ़ेंगे आगे। कवर्धा के पंडरिया में कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी उजागर हो गई है। बीते दिनों पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने क्षेत्र के जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में प्रवेश करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने इसे पार्टी के नियमों के विरुद्ध बताकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में विलय गलत ठहरा दिया। पार्टी का आपसी मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। जिला अध्यक्ष और विधायक में टकराव की बातें आम हो चली हैं, जिस पर दोनों के ही अलग अलग मत हैं। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपस्थिति में 2-4 लोगों को ज्वाइन किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात है कि मैं वहाँ जिला अध्यक्ष को अवगत नहीं करा पाई। निर्णय इतना हड़बड़ी से हुआ कि उनको अवगत कराने में समय नहीं रहा, तो ब्लॉक अध्यक्ष की उपस्थिति में ज्वाइन कराए हैं। अब मनमानी इसको नहीं कहा जा सकता, उसका जन्मदिन भी थे, अचानक आए होंगे तो ऐसा हो गया होगा, लेकिन विधिवत आवेदन कांग्रेस जिला कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उनको रद्द किया गया है। राज्य में मक्का की खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने का आरोप लगाते हुए पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने सरकार से किसानों के हित में तत्काल समर्थन मूल्य में मक्का खरीदने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में मक्के के रकबे में लगभग 30% बढ़ोतरी हुई है। मक्का मानव आहार, पशु कुक्कट आहार एवं स्टार्च सहित अन्य औद्योगिक उत्पादनों के लिए उपयोगी खाद्यान्न है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान इस ओर तेजी से बढ़ रहा है। मक्का खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से मक्का उत्पादक किसानों को औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी व्यवस्था की घोषणा उन्होंने की थी और राज्य में आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी भी बनाया गया था। और औने पौने दाम में मक्का के किसान अपने उपज को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इसके लिए हमने एक पत्र भी एपीसी को लिखा है, जिसकी कॉपी माननीय कृषि मंत्री जी को, माननीय खाद्य मंत्री को दिया है। तत्काल इस खरीदी व्यवस्था शुरू होना चाहिए, नहीं तो मक्का के किसान अगली बार मक्का बोना छोड़ देंगे। और इस वक्त रुक करेंगे रायपुर का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर में नाबालिग से गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी इसके बाद से फरार है। लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि कार में बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी नाबालिग। 17 नवंबर की देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस की गिरफ्त से गैंगरेप के आरोपी बाहर है। गुढ़ियारी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 17 नवंबर की देर रात की घटना है। वहीं नाबालिग से गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। थाना गुढ़ियारी अंतर्गत एक बालिका के साथ रेप की शिकायत हुई है। उसका कोई पहचान का लड़का उसका मित्र है, उसके साथ उसके अन्य फ्रेंड थे, वो कहीं गए हुए थे और जाने के बाद किसी पानी टंकी के पास उसको ले गए और उनके साथ कोई दुष्कृत्य करने की घटना सामने आई है। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो रायपुर में एक बार फिर से अपराध हुआ है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने ही उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि घटना 17 नवंबर की देर रात की है। तो नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है और प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आती जा रही है। और एक बार फिर से राजधानी रायपुर में एक अपराध हुआ है। नाबालिग के साथ में गैंगरेप की वारदात हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक बार फिर से राजधानी रायपुर में एक अपराध हुआ है और इस बार एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। क्या है पूरा मामला? है ये गुड़ियारी इलाके की जनता कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 14 साल की नाबालिग बालिका है, उसके जो दोस्त लोग हैं जो उनके घर में आना जाना है, उनके साथ जो है 17 तारीख को जो घटना दिनांक है, वहाँ पे उसको 3 बजे रात में फ़ोन करके बुलाया कि घूमने चलना है। तो उसी को लेके 3 बजे वो आ गई। उसमें जो उसका जो दोस्त था हिमांशु गुप्ता, वो उसके साथ में घूमी है, तेली बांधा तरफ गई है। उसके बाद वापस वहाँ जनता क्वार्टर तरफ आई है। उस कार में वो 2 जो अज्ञात, जिनके अभी तक नाम नहीं आया आरोपी, उनको वो भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद जैसे ही जनता क्वार्टर के पास जो पानी टंकी है, वहाँ पे जाके उसके साथ बारी बारी से उसको गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। हम यहाँ पे जो शहर के एडिशनल एसपी हैं लखन पटले, वो अभी हमारे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये एक घटना हुई है गुड़ियारी इलाके में गैंग रेप की है। क्या पूरी शिकायत आई है और क्या पूरी घटना और क्या कार्रवाई की गई? थाना गुड़ियारी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की है, उसके भाई के साथ वो थाने पहुंची है। 17 तारीख को उसके साथ एक घटना घटित हुई थी। वो घटना होने के बाद वो कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। आज आकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 17 तारीख को उसका फ्रेंड उसको कॉल किया। वो उसकी गाड़ी में बैठ के गई, उसके 2 दोस्त थे साथ में, और एक पानी टंकी है कहीं पर, पानी टंकी के पास ले गए और वो वहाँ पर उसके साथ दुष्कृत्य किया है। ऐसा उसने बताया है और इसकी तस्दीक की जा रही है और अभी हमारी टीम इसमें लगी हुई है और FIR दर्ज करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। रफीक जी, यहाँ पे एक बताना लाजमी होगा कि ये जो तीनों आरोपी हैं और ये जो पीड़िता का भाई है और ये जो पीड़िता, ये आपस में काफ़ी पुराने परिचित हैं। और ये जो इस पूरी घटना जो है, ये रात को 3 बजे उसने फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद वो जो पीड़िता है वो घर से बाहर आई है और बाहर आने के बाद उनके साथ घूमी है। घूमने के बाद तेली बांधा तरफ से भी वो घूम के जब वहाँ पहुँची है, घटना स्थल जहाँ जनता कॉलोनी जो बताई गई है, वहाँ पे जो है गैंग रेप को अंजाम दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पे कि बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है। अभी हालांकि जो तीनों आरोपी हैं, हिमांशु गुप्ता समेत 2 अज्ञात लोग हैं, वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि देर रात तक इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, देखना होगा कि कार्रवाई इस मामले में कब तक होती है। तहसीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी की तैयारी को लेकर कल मैराथन बैठकें होने जा रही हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कल मंत्रालय में बैठक लेंगे। 2151 धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों पर भी चर्चा होगी। वहीं बारदानों की कमी को पूरा करने पर भी इस बैठक में चर्चा हो गई। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 1 दिसंबर से धान खरीदी है और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कल खाद्य मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सुबह 11 बजे मंत्री अमरजीत भगत जो है मंत्रालय में मैराथन बैठक लेंगे। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, संबंधित विभागों के। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस बार जो है 2048 धान खरीदी केंद्र पहले थे, इस बार जो है 103 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 2151 धान खरीदी केंद्र हो गए हैं जहां पर धान खरीदी होनी है। तो इनकी तैयारियों को लेकर क्या अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, स्टाफ की क्या स्थिति है, बारदाने की क्या व्यवस्था है, वहां पर बिजली की क्या व्यवस्था है और नाप तौल के लिए क्या व्यवस्था है, जैसे अन्य चीजें, ट्रांसपोर्टिंग के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैठक में जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और CS के द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया था कि उनके जिलों में जो है कितने बोरे बाकी हैं उनकी जानकारी दी जाए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो है जो धान खरीदी 1 दिसंबर से करने जा रही है, उसके पीछे यही था कि धान बोरे की कमी होने के कारण धान खरीदी इतनी लेट हुई है। तो ऐसे में कल जो है सभी 28 जिले के कलेक्टर बताएंगे कि उनके जिले में भी कुल कितने बोरे हैं और कितने बोरे की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बैठक है धान खरीदी से पहले। उसके अलावा जो है लेबरों के जो है चर्चा की जाएगी, शेड की क्या व्यवस्था है अगर बारिश होती है, और उस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी धान खरीदी से संबंधित, ताकि धान खरीदी में कोई अव्यवस्था न हो। बिल्कुल, व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ये बहुत ही अहम बैठक है। सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी टेस्टिंग को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है। आलम यह है कि कोविड जांच सेंटर्स में सन्नाटा पसरा हुआ है और एक सेंटर में दिन भर में औसतन 20 लोग ही पहुंच रहे हैं। वहीं रायपुर में मरीजों की संख्या 100 से बढ़कर औसत 250 तक अब पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने राजधानी के खोखोपारा और चंगोरा भाटा के कोविड सेंटर्स का जायजा लिया। कालीबाड़ी और खोखोपारा के बाद आपको चंगोरा भाटा के कियोस्क सेंटर का हम हाल दिखा रहे हैं। पूरे तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, गेट पे ताला लगा हुआ था। अंदर हम जब पहुँचे हैं ना तो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी है कोई, ना ही यहाँ पर जांच कराने कोई भी व्यक्ति पहुँचा हुआ है। अकेले यहाँ के वॉचमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ कोई जाँच कराने नहीं आता क्या? आते हैं, बहुत कम आते हैं। आज तो खाली पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर भी नहीं है? नहीं है, अभी तो मैडम है। कितने बजे तक जांच होता है यहाँ 2 बजे तक होता है। देखिए 2 बजे तक जांच के लिए कहा गया है, लेकिन ना तो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर मौजूद है, ना ही जांच कराने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। रायपुर के जो लोग हैं उनको लगने लग गया है कि वो कोरोना प्रूफ है, शायद तभी कोरोना की बढ़ती लहर के बीच भी वो लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे ही अगर हाल चलता रहा तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना जांच को लेकर लोगों में जो जागरूकता है वो अभी भी नहीं बढ़ पाई है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं हम, खोखोपारा जांच केंद्र का नज़ारा है। सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देखेंगे महज 8 से 10 लोग यहाँ पर हैं और संख्या आपको बता दें कि 60 से 70 जाँच जो पहले होती थी उसका आंकड़ा गिर कर 15 से 20 तक पहुँच चुका है। कियोस्क सेंटर यहाँ पर आपको लगा दें वो भी खाली पड़ा हुआ है, जिसे बिजली विभाग के लोगों ने डैमेज कर दिया था। उसके बाद उसकी सुध नहीं ली गई है। मजबूरन जो है स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर लेना पड़ रहा है। हालांकि ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा गिर गई है। कोविड जांच केंद्र खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जांच कराए और संक्रमण का पता चल सके और बीमारी को रोका जा सके। स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं कि पहले क्या आंकड़ा था और अब औसत कहाँ तक पहुँचा है? पहले तो 50-60 था, 70 तक जाता था पहले, है ना। अभी 20 से 25 हुआ है, 15-20-25 ऐसा आ रहा है अभी, है ना। तो अभी बहुत कम हो गया है। तो पॉजिटिव केसेस इसमें कितने आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं, 6-7 पॉजिटिव आ रहे हैं कंटिन्यू। देखिए आपको गंभीरता समझनी पड़ेगी। 20 केस में, 20 सैंपल में अगर 5 से 6 पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 25% लोग हर बार जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना की लहर दोबारा आ चुकी है, लोग लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि लोग जांच करने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी संक्रमण को रोकने में असफल होगी जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। तो आप घर से निकलिए, जांच कराइए, शासन ने पूरी व्यवस्था दी है, तभी जो है इस बीमारी को रोक पाएंगे। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।